नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अपराजिता का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आभा जी जब शिल्पी मैडम के बेटे को देखने घर आई हुई होती हैं, तभी वहां सुधांशु भी चेतन के साथ पहुंचता है। उसने जब ऑफिस से निकलते हुए चेतन को बताया होता है कि अपराजिता के साथ काम करने वाली शिल्पी जी का बेटा अभी हॉस्पिटल से घर आया है, तो पहले उसी को देखने जाऊंगा। ये सुन के चेतन भी उसके साथ जाता है। आभा जी उन दोनों से मिलके बहुत इम्प्रेस होती हैं। वो चेतन से उसका और अपना विजिटिंग कार्ड भी एक्सचेंज करती हैं। बहुत सारी बातें होने के बाद सुधांशु के घर निकलना होता है, तो चेतन और वो दोनों जाने के लिए उठ जाते हैं। शिल्पी जी और उनके माता पिता उनको बाहर तक छोड़ के आती हैं। आभा जी शिल्पी से पूछती हैं कि मैंने अपराजिता को देख के समझा था कि वे शायद घर वालों की बिना मर्जी के जॉब कर रही हैं, लेकिन इसके पति से मिलके तो ऐसा कुछ नहीं लगा। शिल्पी जी और आभा जी बहुत पुरानी मित्र होती हैं, तो हर बात एक दूसरे से शेयर करती हैं। शिल्पी जी उनको जब बात बताती हैं, वो ये सब सुन के मुस्कुराती हैं और कहती हैं, सच में अपनी अपराजिता है ही लाखों में एक। और अच्छा है कि सुधांशु जी को भी वक्त रहते अकल आ गई। अच्छा, ये चेतन भी अच्छा लगा मुझे। इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हो के भी इतना डाउन टू अर्थ है। कितना डाउन टू अर्थ है। शिल्पी जी ने कहा, हाँ ये तो सच है। उधर सुधांशु और चेतन भी आभा जी की तारीफ करते हुए जा रहे होते हैं कि एक आईएएस रही लेडी कितनी सुलझी हुई है। अगले दिन अपराजिता की क्लास होने के बाद आभा जी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि आज जरा हमारे साथ भी चाय पी लो। अब उसे डर तो लगता है कि घर में बोल के नहीं आई है और सास पता नहीं क्या कर रहे हैं और सास पता नहीं क्या कहें। फिर भी वो उनको मना नहीं कर पाती और सुधांशु और विभोर को शिल्पी जी से मैसेज करवा देती है। आभा जी ने कहा, अरे अपराजिता, मैं पहली बार तुम्हारे हस्बैंड से मिली हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे वो। अपराजिता ने कहा, जी बहुत अच्छे हैं वो सही में। आभा जी ने कहा, अच्छा, वो उनके बाद चेतन भी बता रहे थे कि तुम्हें बचपन से जानते हैं। अपराजिता ने कहा, जी हाँ, हम बचपन से साथ ही खेले हैं, हमारा घर आसपास था। आभा जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, वो यहाँ होटल में क्यों रहते हैं? क्या फैमिली को नहीं लाए हैं यहाँ? अब अपराजिता उनको सब बताती है कि कैसे उसने कम उम्र में सब झेला है, फिर सारे बिजनेस को खड़ा किया है। अपराजिता ने कहा, उसकी बहन भी है और वो शादीशुदा है, अब जयपुर में रहती है। आभा जी ने कहा, ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल इतने सुलझे हुए लोग मिलते ही कहाँ हैं। एक्चुअली आजकल अफेयर्स इतने कॉमन हो गए हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सही है और कौन गलत है। इंडियन लेडीज अभी भी या तो हस्बैंड के अफेयर को जानती नहीं है और जानती हैं तो मानती नहीं है। अपराजिता ने कहा, जी ये तो है। आभा जी ने कहा, वैसे तुम मेरी बेटी की तरह हो, अगर कभी दिल में कोई बात लगी हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ, और एक बात और, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, जल्दी विश्वास मत करना किसी पे भी कभी, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो। ये मैं एक औरत होने के नाते तुम्हें सीख दे रही हूँ। अपराजिता ने कहा, जी मैं समझती हूँ आपकी बात। वो मुस्कुराते हुए नीचे मुंह कर लेती है, फिर चाय पीने लगती है। आभा जी अंदर आवाज देते हुए कहती हैं, बेटा जूही बाहर आओ जरा। एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। आभा जी उसको अपराजिता से मिलवाती हैं, इससे मिलो, ये है जूही, मेरी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में थी लेकिन अब इंडिया आ गई है। इसने वहीं से मेडिकल की पढ़ाई करके एक हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर ली है, तो यहाँ आना नहीं हुआ। ये एक बहुत ही अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी अपराजिता से बहुत अच्छे से मिलती है, देख के ही लगता है कितने अच्छे संस्कार मिले हैं इसको। आभा जी ने कहा, अच्छा तुम और अपराजिता बातें करो, मैं 1 मिनट कॉल अटेंड करके आती हूँ। अपराजिता ने कहा, तो जूही अब आप यहीं रहोगी या वापस जाना है? जूही ने कहा, नहीं अब तो मैं यहीं रहूंगी,
माँ पापा अब मुझे अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो देखती हूँ यहीं अपना क्लिनिक स्टार्ट करूँगी। अच्छा आप बताइए, मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी मम्मी से, कौन कौन है आपके घर में? अपराजिता ने उसे अपने बच्चों और सब के बारे में बताया। ये सुन के उसे झटका लगता है और वो कहती है, ओह इतने बड़े बच्चे हैं आपके, लगता नहीं है काफी जल्दी शादी हो गई होगी आपकी। अपराजिता भी ये सुन के हंस के हाँ कहती है। वो उम्र में अपराजिता से 6-7 साल ही छोटी होती है। अपराजिता उससे पूछती है, क्या तुमने शादी नहीं की? तब वो थोड़ा गंभीर होके कहती है, नहीं एक्चुअली मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने तो पढ़ाई पूरी करके ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। अपराजिता ने कहा, हाँ चलो तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये कह के वो जाने के लिए उठ जाती है। जूही भी खड़े होके उसे छोड़ने जाने लगती है और वो जाते जाते उससे कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको अपराजिता दी कहा करूं। अपराजिता उसका प्यार से हाथ पकड़ते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जिया की तरह हो, कुछ भी बोलो। घर आकर के वो सुधांशु से कहती है, अच्छा हुआ आज आपने आके बात संभाल ले, वरना माँ जी तो बहुत नाराज थी आज मेरे लेट होने से। वो उसको जूही के बारे में भी बताती है। वो भी सुन के कहता है, अच्छा है अब वो यहाँ अपने माँ बाप के पास ही रहेगी। सुधांशु ने कहा, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक अच्छा सा फोन दिला दूं, तुम्हारे पास अपना फोन रहेगा तो तुम्हें किसी से मैसेज नहीं करवाना पड़ेगा। अपराजिता ने कहा, हाँ लेकिन मुझे तो कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। सुधांशु ने कहा, अरे नहीं पड़ती तो भी क्या है, कभी मन करे तो मुझे भी मिला सकती हो, अब वैसे भी तुम मिलाती नहीं हो। अपराजिता ने कहा, अच्छा इतने साल बाद अब आपको मुझसे बात करने का मन करने लगा है? सुधांशु ने कहा, अरे प्यार की कोई उम्र थोड़े ना होती है, और वैसे भी हम अभी कौन से बूढ़े हो गए हैं। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुधांशु ऑफिस के लिए जाता हुआ पहले अपराजिता के लिए फोन लेता है, फिर उसे ऑफिस से फोन करके इंस्टीट्यूट के बाद ऑफिस में ही आने को कहता है। सुधांशु ने कहा, ओ एक्चुअली आज मुझे ज़्यादा काम नहीं है ऑफिस में, लेकिन मैं घर के लिए भी नहीं निकल सकता जल्दी, तो तुम वहाँ से सीधे मेरे ऑफिस आ जाओगी तो हम साथ ही घर चलेंगे। और हाँ माँ बाबूजी को चिंता मत करना, उनको मैंने बोल दिया है कि तुम मेरे साथ हो। चेतन एक हफ्ते के लिए मुंबई गया होता है। अपराजिता चेतन के ऑफिस जाती है, वो उसे लेने बाहर ही खड़ा होता है। दोनों साथ ऊपर सुधांशु के केबिन में जाते हैं। वहां सुधांशु उसे उसका फोन दिखाता है। सुधांशु पहले बच्चों को वीडियो कॉल करता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं मम्मी के फोन को सुन के। सुधांशु ने कहा, अच्छा जिया और विभोर, देखो आज हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, तो तुम दोनों दादी बाबा का खाना खिला देना और उन्हें तंग भी नहीं करना, समझे? अपराजिता भी धीरे से सुधांशु को मार्क कहती है कि क्या बोल रहे हैं। अपराजिता भी धीरे से सुधांशु को मार के कहती है कि क्या बोल रहे हैं बच्चों से। फिर कहती है, अच्छा आपस में लड़ना नहीं दोनों, और बाबा दादी का ख्याल रखना। विभोर ने कहा, हाँ मम्मी डोंट वरी, एंजॉय योर डेट, लव यू बात। इधर से सुधांशु भी उन दोनों को लव यू बात टू कह के फोन काट देता है। फिर सुधांशु अपराजिता से कहता है, लो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी तो कॉल कर लो, ये इधर से होता है वीडियो कॉल। वो चेतन का नंबर मिला के उसको देता है। नया नंबर से वीडियो कॉल देख के चेतन बड़े फॉर्मल होके हेलो कहता है। फिर सामने अपराजिता को देख के मुस्कुरा के कहता है, अरे वह मैडम जी आज ये कैसे वीडियो कॉल कर लिया? अपराजिता ने कहा, अरे मेरा नया फोन आया है तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। पीछे से सुधांशु भी हाथ हिलाता है। चेतन ने कहा, वाह क्या बात है, मतलब आज से स्पेशल गिफ्ट मिले हैं मैडम को, क्या कोई खास दिन है आज? बताओ बताओ। तभी सुधांशु पीछे से हंसते हुए फोन लेके कहता है, अरे नहीं सर कुछ खास नहीं है, बस इसको कई बार जरूरत होती है, अब बाहर निकलना है तो फोन होना जरूरी है, बस इसलिए। अच्छा यू बात कैरी ऑन। अब अपराजिता और चेतन हंसते हुए बात करने लग जाते हैं। चेतन उससे पूछता है, तो और क्या प्रोग्राम है मैडम? वो उसे शर्माती हुई बालों की लट कान के पीछे करते हुए बताती है कि आज जिया के पापा के साथ डेट पे जा रही हूँ। ये सुन के वो हंसते हुए कहता है, भाई वाह मैडम, लेकिन डेट पे भी तुम ऐसे मम्मी ही बन के आई हो,
अरे जरा हाथ हाथ लगा करो। ये सुन के अपराजिता और शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा चुप कर। चेतन ने कहा, अच्छा दोस्त, ये सब नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, बुद्धू लड़की। अपराजिता ने कहा, इस बार तू आ, फिर तुझे बताती हूँ। चेतन ने कहा, हे ओके, अब जाओ भी या बतियाते ही रहोगे। अपराजिता ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई। आज वो दोनों बहुत अच्छे होटल में जाते हैं जहां कैंडल लाइट में डिनर होता है और बहुत धीमा म्यूजिक भी बज रहा होता है। सुधांशु हर चीज अपराजिता की पसंद की मंगवाता है। अपराजिता खाते हुए उससे कहती है, जिया के पापा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। सुधांशु ने कहा, हाँ अपराजिता पूछो। अपराजिता ने कहा, आप बहुत बदल गए हैं। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, यहाँ तक कि शादी के बाद भी आप मुझे कहीं साथ ले जाने में शर्माते थे। फिर अब अचानक क्या हुआ? मेरा गलत मतलब मत निकालिएगा, लेकिन आप में इतना बदलाव देख के कभी कभी डर भी लगता है। ये कह के वो हिचकती हुई मुंह नीचे कर लेती है। सुधांशु उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, कई चीजें टाइम के साथ समझ आती हैं अपराजिता। पहले मैं सिर्फ एक लड़के की तरह सोचता था। जब स्मार्ट लड़कियां देखता था ना तो लगता था कि ये स्मार्ट लड़कियां ही मेरे लेवल की हैं। लेकिन जानती हो, अब मैं एक बाप, एक जिम्मेदार बेटा और एक बेपरवाह पति बन के जब ये सब देखता हूँ ना, तब समझ आता है कि मेरे लायक असल में कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही थी, बल्कि मैं ही। कहते कहते वो रुक जाता है। अब अपराजिता सुधांशु का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है। नहीं जिया के पापा, आपने सब कुछ तो दिया है मुझे आपसे कभी कोई शिकायत ही नहीं रही। आप हैं ही इतने अच्छे, असल में जो कोई नहीं देख पाता ना, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। बच्चे आपको कड़क बाप समझते हैं, पर वो आपके अंदर का दर्द और उनके लिए चिंता नहीं समझ पाते। ऐसे ही बाहर के लोग सिर्फ एक रूप जानते होंगे आपका, लेकिन मैं आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है आपको, लेकिन सब खुद ही समझ जाते हैं आप। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मुस्कुरा के उसकी आंखों में देख के सब कह रही होती है। वो ये भी महसूस करती है कि सुधांशु की आंखें ये सब सुन के नम होती हैं और वो दूसरी तरफ देखते हुए अपने आंसू पोंछता है। अब दोनों खाना खाने लग जाते हैं और अपराजिता धीरे धीरे खाते हुए सोचती है कि जानती हूँ मैं सब जिया के पापा, ऐसा नहीं है जो दूसरों को दिखा वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि प्यार में बहुत ताकत होती है, मेरा विश्वास हार नहीं सकता। वो खाना खा के अब वहां से जाने लगते हैं। सुधांशु गाड़ी में बैठ के उससे कहता है, आई लव यू अपराजिता। वो शर्मा के मुंह नीचे कर लेती है तो सुधांशु थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई, तुम भी तो मुझे बोलो, वरना मैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करूंगा, जाओ। ये कह के वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अपराजिता अब प्यार से उसका मुंह अपनी तरफ करके कहती है, आई लव यू टू मच जिया के पापा। अब दोनों ऐसे ही मुस्कुराते घर की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी में एफएम पे गाना बजता है। सुधांशु अपराजिता को देख के सोचता है, तुम ही हमारी हो मंजिल माई लव। ये आवाज देता है दिल माई लव। बीती रुतों को ये रंग जो बन के बाहर छा गया हो, तुमको देखा प्यार आ गया। अपराजिता भी सुधांशु को देखती है। सुधांशु की भतीजे की एंगेजमेंट होती है। सब लोगों को फ्राइडे को वहां पहुंचना होता है। इंस्टीट्यूट में अपराजिता शिल्पी जी को चाय पीते ये बता रही होती हैं, तभी जूही भी वहां आ जाती है। वो उससे कहती है, दी मुझे दिखाइएगा आप कौन सी ड्रेस पहनने वाली हैं। ये सुन के वो कहती है, अरे मैं तो साड़ी ही पहनूंगी, पर तुम्हें दिखा दूंगी। जूही ने कहा, अरे बाबा साड़ी ही पहनिए, लेकिन आजकल साड़ी भी न्यू लुक के साथ पहनी जाती है। अच्छा आप ऐसा करिए, कल अपनी साड़ी यहाँ लेते आइएगा, मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। अपराजिता ने कहा, थोड़ा हिचकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ तो बाकी की साड़ियों में भी देख लोगी कि कौन सी पहननी चाहिए। मैं तो बस जो सामने मिलती है वही पहन लेती हूँ। शिल्पी ने कहा, बस यही तो गलत आदत है जूही, तुम कल ही इसके साथ जाओ घर और देख लेना। जूही ने कहा, हाँ
ठीक है। जूही अपराजिता के साथ उसके घर आती है। सास और ससुर पहले ही मासी जी के घर जा चुके होते हैं। अभी इंगेजमेंट के 3 दिन होते हैं और अपराजिता ने सारी तैयारी बच्चों और सुधांशु की कर ली होती है। बस अपने लिए ही उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या पहने। जूही के सामने वो अपनी सारी भारी साड़ियां निकालती है। एक एक करके जूही सब देखती रहती है। एक साड़ी उसे बहुत पसंद आती है और वो उसे अलग करके देखने लगती है। जूही ने कहा, वाह दी, इसमें तो बहुत अच्छा डिजाइन है। अपराजिता ने कहा, हाँ, ये जिया के पापा जयपुर से लाए थे मेरी ननद की शादी पे। जूही ने कहा, हाँ रुको, आप सामने खड़ी हो जाओ। अब उसको खड़ा करके वो साड़ी पहनाने लगती है। अपराजिता ने कहा, अरे ये क्या? जूही, ऐसे नहीं बेटा, ये इधर से पल्ला डालते हैं। जिया भी सामने आके खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। वाओ आंटी, दिस इज अमेजिंग। जूही भी उसकी तरफ देखते हुए कहती है ना बच्चा? अपराजिता ने कहा, अरे पर ये ऐसे नहीं बांधी जाती। जूही ने कहा, ओह पता है दी, मैं जानती हूँ साड़ी बांधना, लेकिन जैसे मैंने आपको बांधी है इसे कहते हैं लहंगा साड़ी। अब बस आप इसको इस तरह से स्टिप कर लो, अच्छी लगोगी। अपराजिता ने कहा, अच्छा हाँ लग तो रही है अच्छी, पर ये इधर से थोड़ा ढक नहीं सकती? तो जिया और जूही दोनों साथ में बोलती हैं, नहीं। जिया ने कहा, सच में आंटी, ऐसे ही तो लेटेस्ट ट्रेंड है। जूही ने कहा, हाँ, और तुम्हारी मम्मी को वो पहले ही वाली स्टाइल पसंद आती है। अच्छा ये बताओ, इसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहनेंगी? अपराजिता ने कहा, अरे कोई पुराना सेट ही डाल लूंगी सोने का। जूही ने कहा, जी नहीं, आजकल गोल्ड नहीं पहनना जाता, आप इसका ही मैचिंग सेट लीजिए, और हाँ बालों का स्टाइल भी अलग हो। ये सुन के जिया कहती है, आंटी मुझे बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं, मैं ट्राई करूंगी मम्मी पे। जूही ने कहा, हाँ ठीक है, इन्हें तैयार करके मुझे फोटो भेजना। जिया ने कहा, हाँ श्योर। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक सुधांशु भी आ जाता है। अपराजिता उसे जूही से मिलवाती है और उसके बारे में बताती है। सुधांशु स्ट्रेच, आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप इतने साल ऑस्ट्रेलिया रह के आई हो। जूही ने कहा, जी भैया, सब यही बोलते हैं। अपराजिता जो चाय लेके आ गई होती है वो उसके मुंह से सुधांशु के लिए भैया सुन के कहती है, अरे जूही, मुझे दी बोलती है, फिर इनको भैया क्यों? ऐसे तो हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना। सुधांशु ने कहा, ओह, अब इतने सालों बाद कैसे भाई बहन हो जाएंगे? तुम भी ना कुछ भी। मुझे अच्छा लगा इनके मुंह से भैया सुन के, तो आप मुझे भैया ही बोलो। जूही हंसते हुए, ठीक है भैया, लेकिन आप मत बोलो प्लीज। सुधांशु ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। सब लोग साथ बैठ के चाय नाश्ता करते हैं और बातें भी करते हैं। वो उनको अपने बारे में सब बताती है कि कैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में जॉब की और फिर यहाँ उसका क्या प्लान है। सुधांशु ने कहा, अच्छा जूही, तुमने ये मिर्ची वड़ा तो लिया नहीं? देखो अपराजिता बहुत अच्छा खाना बनाती है और तुमने इसके हाथ का बना नहीं खाया तो मिस करोगी। जूही ने मिर्ची वड़ा उठाते हुए, हाँ यमी। अच्छा अब बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। सब उसको बाहर तक छोड़ के आते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करके उन सबको बाय बोल के निकल जाती है। सुधांशु अंदर आके अपराजिता से कहता है, देखो कितनी अच्छी लड़की है, मेरी जिया को भी मैं इसी की तरह बनाना चाहता हूँ। अपराजिता ने कहा, हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। सगाई का दिन आता है, सब खूब तैयार होके आते हैं। मिनी बहुत सुंदर लग रही होती है। सुधांशु विभोर से पूछता है, ये तुम्हारी मम्मी कहाँ रह गई? लड़के वाले बस आने ही वाले हैं और अगर दादी को पता चल गया। विभोर ने कहा, अरे उधर देखिए पापा, ओ रही मम्मी। सुधांशु पलट के देखता है तो अपराजिता को पहचान ही नहीं पाता। वो सबसे अलग लग रही होती है, बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से ड्रेस पहने और उस पे हल्का सा सेंट, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। आज उसने बाल भी एक साइड हल्के डाले होते हैं। कुछ लोग तो कहते भी हैं कि बिल्कुल जिया की बड़ी बहन लग रही हो, जिसे सुन के वो शर्मा जाती है। नेवी ब्लू साड़ी उस पे बहुत जच रही होती है। मिनी की मम्मी आके सुधांशु को हिलाती हैं, क्या बात है देवर जी, अपनी बीबी को ही निहारते रहोगे या लड़के वालों से भी मिलने चलोगे? चलिए सब आपका इंतजार
तैयार कर रहे हैं। मिनी बहुत सुंदर लग रही होती है। दोनों को स्टेज पे बैठा के रिंग सेरेमनी होती है। सुधांशु और अपराजिता सबसे आगे बैठे, सब देख के ताली बजाते हैं और फिर बारी आती है फैमिली के साथ फोटो की। जिया और विभोर पहले ही स्टेज पे पहुंच जाते हैं। दादी बाबा भी आके खड़े होते हैं। सबके साथ फोटो खींची जाती है। खाना वाना होता है। सब एक दूसरे से मिल के बातें करते हैं। सुधांशु फोटोग्राफर से कहता है, जरा एक फोटो हम दोनों की अलग से भी खींच दीजिएगा। वो उन दोनों को अलग अलग पोज बनवा के फोटो क्लिक करता है। फोटो खींचते ही पीछे से तालियों की आवाज आती है। वो पलट के देखता है तो भैया भाभी और बच्चे खड़े होते हैं। अपराजिता शर्मा जाती है तो भाभी आके उसे छेड़ती है, क्या बात है, आजकल देवर जी तो लग रहा है लट्टू ही हो गए हैं, तुम पे बड़ा चमक रही हो, किसका असर है, लब या डब? विभोर उनके पीछे से आके कहता है, ऑफ कोर्स लब ताई जी। अपराजिता ने कहा, अच्छा बदमाश, चल यहाँ से। अब सब जाने लगते हैं तो बच्चे बाबा के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और सुधांशु अपराजिता को लेके जाता है। सुधांशु ने कहा, क्या बात है, आज बड़ी अलग लग रही थी। अपराजिता ने कहा, जी मतलब अच्छी नहीं लग रही थी क्या? सुधांशु खांसते हुए, नहीं मतलब अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, मगर वो मासी जी क्या कह रही थी कि जिया की बड़ी बहन लग रही हो। अपराजिता ने कहा, हाँ तो अभी तक सब आपको भी तो कहते थे कि जतिन के पापा नहीं लगते। सुधांशु ने कहा, हाँ तो मैंने तो जिम में पसीना बहाया है, ऐसे ही थोड़े ना। अपराजिता ने कहा, हाँ ये तो है जी। सुधांशु ने कहा, वैसे तुम्हें ये सब आइडिया दिया किसने? क्या जिया ने? आई मीन आज तुम पहली बार इतने अलग तरीके से तैयार हुई हो। अपराजिता ने कहा, नहीं वो अपनी जूही है ना, वो भी बिल्कुल जिया की तरह ही जिद करती है। देखो ना ये इतनी पुरानी साड़ी को लहंगा बना दिया है। ओह, सुधांशु ने कहा, हाँ मतलब अब जो अपराजिता चार दीवारी के अंदर रहते थे उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ता जा रहा है और अब एक फॉरेन रिटर्न भी शामिल हो गया है उसमें। अपराजिता ने कहा, एक नहीं दो फॉरेन रिटर्न्स हैं, एक चेतन भी तो है ना। सुधांशु ने कहा, हाँ उन्हें तो मैं भूल ही गया। बात करते करते सुधांशु के दिमाग में भैरवी की छवि आ जाती है। और ये क्या, ओहो सॉरी सॉरी। अपराजिता ने कहा, अरे ध्यान कहाँ था आपका, अभी उस बाइक वाले से टक्कर हो जाती, वो तो टाइम पे ब्रेक लगा दिया आपने। सुधांशु, हाँ अपराजिता, गाड़ी और जिंदगी दोनों बच गई, सही समय पे ब्रेक लग गया। अपराजिता ने कहा, जी मतलब? सुधांशु ने कहा, आह कुछ नहीं, कई दिन बाद। ससुर सुनो भाग्यवान, जरा कोई चूरन रखा हो घर में तो दे दो, बड़ी अजीब बेचैनी हो रही है। सास ने कहा, हाँ मिनी की सगाई में उल्टा सीधा खा लिया होगा आपने, देखा था मैंने, रुको बहू से कहती हूँ। ये कह के सास अपराजिता को एसिडिटी वाला चूरन लाने को कहती हैं। अपराजिता ने कहा, ये लीजिए बाबूजी, आप कहें तो ठंडा दूध दे दूं। सास ने कहा, अरे ये गर्मी का मौसम नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, जितना कहा जा रहा है उतना कर। अपराजिता ने कहा, जी माँ जी। ससुर चूरन खा के थोड़ा चक्कर काटते हैं, अब उन्हें हल्कापन लगता है। फिर वो अपराजिता से कहते हैं, क्या हुआ बहू, तेरे जाने का टाइम हो गया है, अभी तक गई नहीं? अपराजिता ने कहा, हाँ बाबूजी बस निकल ही रही हूँ। अपराजिता इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाती है। विभोर उसे बाइक पे बैठा के छोड़ देता है। जिया भी ट्यूशन गई होती है। अचानक सास को धम्म से गिरने की आवाज आती है और फिर बाबूजी के कराहने की। सास की कुछ समझ में नहीं आता है, वो फौरन सुधांशु को फोन लगाती है। सास ने कहा, सुन जरा जल्दी घर आ जा, तेरे बाबूजी बेहोश हो गए हैं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, हमारे फैमिली डॉक्टर भी बाहर गए हैं। सुधांशु ने कहा, अरे आप उन्हें देखिए माँ, मैं बस अभी आया। वो मीटिंग से छुट्टी लेके फौरन बाहर भागता है। पीछे से चेतन भी उसे आवाज देता है, रुकिए मैं भी साथ चलता हूँ। उधर विभोर भी आ चुका होता है और वो फौरन मम्मी को फोन लगा के ये सब बताता है। वो भी फटाफट आभा जी के साथ जाके उनसे जल्दी घर जाने को बोलती हैं। उनके पीछे खड़ी जूही ये सुन रही होती है और वो उसको रुकने को बोलती है। वो अंदर जाके अपना बैग लाती है और गाड़ी की चाबी लेके अपराजिता से अपने साथ चलने को कहती है। उधर सुधांशु और चेतन बाबूजी को बिस्तर पे ला के लिटाते हैं। इधर सुधांशु, बाबूजी उठिए ना, विभोर पानी ला के दे,
माँ ये बाबूजी को एकदम से चक्कर क्यों आया, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। माँ जी ने कहा हाँ पहली बार आया है, दोपहर में जरा घबराहट बता रहे थे, मैंने इन्हें चूरन दिलवाया, फिर आराम था इनको। सुधांशु ने कहा हाँ तो आपको तभी मुझे फोन पे बता देना चाहिए था, या अपराजिता ही मुझे। माँ जी ने कहा उसकी तो तू रहने ही दे, मैडम को टाइम पे नौकरी पहुंचना होता है, चाहे कोई घर में मरे या जिए। तभी विभोर दरवाजे पे देख के कहता है मम्मी अपराजिता सास की बातें सुन के सहमी हुई अंदर आ रही है, और साथ में जूही भी। चेतन ने कहा आई थिंक सुधांशु जी हमें बिना टाइम वास्ते किए किसी डॉक्टर के पास इन्हें ले चलना चाहिए। सुधांशु ने कहा जी पापा आंख खोलिए, हम चलिए हम। जूही ने कहा रुकिए मुझे इन्हें चेक करने दीजिए। अपराजिता सुधांशु को पीछे करके कहती है ये डॉक्टर हैं, इसको चेक करने दीजिए। जूही अपने बैग से स्टेथोस्कोप वगैरह निकालने चेक करने लगती है। वो चेक करते हुए ही उनकी सुबह से अब तक का रूटीन पूछती है। अपराजिता बताती है कि इन्हें आज थोड़ा बेचैनी थी, हमें लगा एसिडिटी है तो हमने चूरन दे दिया, और हाँ कुछ गर्दन में भी दर्द था, शायद बार बार हाथ से दबा रहे थे। ये सब सुन के वो सुधांशु से फौरन कुछ दवाएं मंगाने को कहती है। दवा का पर्चा लेके विभोर फौरन भाग खड़ा होता है। जिया भी तब तक आ चुकी होती है। जूही सबको कमरे से बाहर आने को कह देती है। सास जो अब तक ये सब देख रही होती हैं जूही से कहती हैं अरे मैंने इनसे 1000 बार कहा है इतना मत खाओ, थोड़ा टहला करो, पर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। अपराजिता उन्हें टोकते हुए माँ जी रहने दीजिए ना, इस समय होश में भी नहीं है ओ। सास ने कहा हाँ तो रोते हुए, और तू तो चुप ही रहा, तेरी नौकरी ना हो गई कि क्या, घर से तुझे मतलब ही नहीं है, बस बैग टांगा। और जूही थोड़ा जोर से बोलते हुए बस थोड़ा चुप नहीं रह सकती आप, इस वक्त पे ये सब बोलने का टाइम है। सास ने हाँ तो थोड़ा गैस अटक गया है, ठीक हो जाएंगे ना। जूही ने कहा शांत रहिए, कोई गैस वैस नहीं है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। सुधांशु और अपराजिता एक साथ, क्या? सुधांशु शॉक्ड हो जाता है। चेतन उसके धीरे से कंधे पे हाथ रखता है। उधर सास भी सदमे में आ जाती हैं तो अपराजिता उन्हें संभालती है। सुधांशु ने कहा जूही ये ठीक तो हो जाएंगे ना। जूही ने कहा देखिए मैं पहले दवा दे के उसका असर देखूंगी, अगर इन्हें 3-4 घंटे में आराम नहीं आया तो हमें इन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा। अभी हम जितना टाइम हॉस्पिटल ले जाने में लगाते हैं उतने में दवा असर कर जाएगी, वैसे भी कोई भी डॉक्टर पहले यही दवा देता है। विभोर के दवा लाते ही जूही उनको दवा दे के लिटा देती है। करीब 2 घंटे बाद बाबूजी को होश आता है। जूही फिर पास में जाके उनकी नब्ज चेक करती है और उनसे पूछती है कि अब उन्हें कैसा फील हो रहा है। वो सुधांशु और अपराजिता को फिर आधे घंटे बाद उन्हें एक दवा देने को बोलती है और खाने की जगह सिर्फ हल्का मूंग दाल खिलाने को कहती है। जूही ने कहा देखिए बाबूजी की तबीयत अब स्टेबल है, लेकिन मुझे कल तक इन्हें ऑब्जर्व करना होगा। मैं कल मॉर्निंग में आके इन्हें फिर चेक करूंगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, अकेले वॉशरूम वगैरह ना जाएं, ज्यादा बोले भी नहीं, सिर्फ आराम करें। फिर वो माँ जी को देख के कहती है और इनके सामने कोई भी टेंशन वाली बात या ऊंची आवाज में बात ना करें। ये कह के वो निकल जाती है। चेतन भी जाने लगता है। अपराजिता और सुधांशु दोनों को बाहर तक छोड़ के आते हैं। अगले दिन फिर जूही अपराजिता के ससुर को देखने आती है। उनकी तबीयत अब ठीक लग रही होती है। वो उन्हें कुछ और दवाइयां बदल के देती है और काफी देर उनसे बैठ के बातें करती है। सुधांशु ये सब देख के अपराजिता से कहता है सुनो इसकी फीस तो पूछ लो, कल भी हमने इसको कुछ नहीं दिया, एक डॉक्टर का टाइम पे मिलना ही इतनी बड़ी बात है। अपराजिता ने कहा ठीक है, कह के जूही को बाहर लिविंग रूम में बुलाती है। हाय कह सकते हैं जितना तुमने किया उसके लिए, फिर भी तुमने जो कीमती टाइम दिया उसके लिए हम कुछ टोकन देना चाहते, प्लीज बताओ तुम्हारी फीस क्या है। जूही ने कहा हद हो गई भैया, एक तरफ आप मुझे बहन की तरह ट्रीट करते हो, दूसरी तरफ ये कह के शर्मिंदा भी कर रहे हो। हर जगह इंसान लाभ और हानि नहीं देखता है। हाँ और अगर इतना ही शौक है तो दीदी आप मुझे कुछ खिला दो अच्छी कॉफी के साथ। वो क्या है ना कि सुबह जल्दबाजी में नाश्ता नहीं कर पाई,
अब जोरों की भूख लगी है। अपराजिता ये सुन के हंसते हुए किचन की तरफ जाते हुए कहती है, रोक अभी लाई। सुधांशु ने कहा, अच्छा वैसे तुमने कुछ सोचा कि तुम अपनी प्रैक्टिस कब से शुरू करोगी? जूही ने कहा, हाँ सोच रही हूँ पहले कोई अच्छी सी जगह रेंट पे ले लूं, फिर बैठना शुरू करूं। सुधांशु ने कहा, हाँ एक अच्छी शॉप है, कहो तो दिखा दूं जब भी तुम फ्री हो। जूही ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप बता देना जब चलना हो। सुधांशु उससे कहता है कि तुम किसी दिन ऑफिस ही आ जाओ, वहां से मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो भी ठीक है भैया कहती है। अब धीरे धीरे बाबूजी की तबीयत में और सुधार आने लगता है और वो चलने फिरने लगते हैं। अब अपराजिता भी वापस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेती है। एक दिन जूही उससे कहती है, दीदी आप सुधांशु भैया से पूछ लो क्या आज वो क्लिनिक के लिए साफ दिखाने चल सकते हैं। अपराजिता सुधांशु को मैसेज डाल के ये बात पूछती है तो वो उससे कहता है कि वो वहाँ उसका इंतजार करे, वो थोड़ी देर में उसे और जूही को लेके वो साफ दिखाने ले जाएगा। वो ये बात जूही को बता देती है। जूही थोड़ी देर बाद कार का हॉर्न सुन करके अपराजिता और जूही बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद कार का हॉर्न सुन के अपराजिता और जूही बाहर आते हैं। सुधांशु के साथ चेतन भी होता है और वो उन दोनों को हेलो बोलता है। वो लोग एक छोटे से मार्केट के पास पहुंचते हैं और सुधांशु वहां एक जगह गाड़ी पार्क करके उन लोगों को ऊपर मंजिल पे एक सांप के पास ले जाता है। सांप पे ताला लगा होता है। सुधांशु ने कहा, वो आनर बस आता ही होगा, मैं उससे अभी बात करता हूँ। ये कहता हुआ वो नीचे जाने लगता है। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद अपराजिता चेतन से कहती है, तुम जानती हो ना इसे चेतन, तुम ये बहुत ही काबिल डॉक्टर है, इसी ने बाबूजी का इलाज किया है। चेतन ने कहा, हाँ देखा था मैंने उस दिन, कैसे इन्होंने तुम्हारे ससुर और सास दोनों का इलाज किया था। वो ये कह के अपनी हंसी दबाने के लिए दूसरी तरफ देखने लगता है। जूही को भी याद आता है कि कैसे उसने उस दिन अपराजिता की सास की डांट लगा दी थी। वो तुरंत सहम के चेतन से कहती हैं, अरे वो उस दिन एक्चुअली। चेतन ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। अब जूही को ये भी सुन के हंसी आने लग जाती है और जैसे ही वो दोनों अपराजिता की तरफ देखते हैं जो मुंह फुलाए उन दोनों को देख रही होती है तो उन्हें और हंसी आ जाती है। अपराजिता ने कहा, चुप करो तुम दोनों, उस दिन मेरी सास थोड़ा टेंशन में थी तो। चेतन ने कहा, हाँ हाँ देखा है उन्हें खुशी के मूड में भी। अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधना वो कभी नहीं छोड़ती हैं, है ना। वैसे अब तो आदत पड़ गई होगी तुम्हारी, कितनी दवा खाती हो, 2 सुबह 2 दोपहर और 1 शाम। वो ये कह के जोर जोर से हंसने लगता है तो जूही को भी हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। तभी सुधांशु वहाँ सांप आनर को लेके आ जाता है। वो सांप उन लोगों को काफी पसंद आती है। जूही कहती है, भाई साहब सांप तो ठीक है पर रेंट थोड़ा ज्यादा है, क्या आप कुछ कम नहीं कर सकते हैं। वो बातों ही बातों में उससे ठीक ठाक रेट कम करवा लेती है। वहां से लौटते वक्त चेतन गाड़ी में कहता है, वैसे ये लेडीज को कितने बार्गेनिंग की आदत होती है, बताओ रेंट भी ऐसे कम करा रही थी जैसे साड़ी खरीद रही हो। ये सुन के जूही फौरन कहती है, शायद आप भूल गए मैं कितनी अच्छी डॉक्टर हूँ, अभी मेरी काबिलियत की आप ही तारीफ कर रहे थे ना। अपराजिता ये सुन के हंसते हुए कहती है, इन्हें कोई मिली नहीं ना सुबह से दोपहर शाम की दवा देने वाली, वरना इतनी जबान ना चलती। सुधांशु उन तीनों को ऐसे बात करते और हंसते देख के समझ नहीं पाता। जूही का घर आ जाता है तो वो उन सब से 1 कप कॉफी पी के जाने की जिद करती है। चेतन को कुछ काम होता है तो वो मना कर देता है। सुधांशु भी कहता है, आज नहीं जूही, फिर किसी दिन पिएंगे। अब वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में सुधांशु देखता है कि उसके फोन में एक अननोन नंबर से कई मिस्ड कॉल होती है। वो उस पे कॉल बैक करता है तो दूसरी तरफ से भैरवी की आवाज होती है। भैरवी ने कहा, देखो सुधांशु फोन मत रखना प्लीज, बहुत जरूरी बात है। सुधांशु ने कहा, बोलो। भैरवी ने कहा, देखो तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है तो वो तुम चाहो तो आके ले लो। सुधांशु ने कहा, किसी को भी दे देना, मुझे उन सब की जरूरत नहीं है। भैरवी ने कहा, कपड़ों की तो कोई बात नहीं पर तुम्हारा जो पासपोर्ट और कुछ और पेपर्स हैं याद है ना, हम कंपनी की तरफ से बाहर जाने वाले थे
कि काम का बहाना भी रहेगा और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। सुधांशु ने कहा, हाँ देखो, तुम कहाँ मिलोगे मुझे ये बता दो, अब घर तो तुम्हारे मैं आने से रहा। भैरवी को भी उस दिन का वाकया याद आता है तो वो भी शांत हो जाती है और फिर सुधांशु से उस दिन के लिए सॉरी बोलती है। भैरवी ने कहा, देखो सुधांशु, उस दिन मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। सुधांशु ने कहा, रहने दो, अब इस सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ कहाँ पर ला करके दोगी मेरा सामान। भैरवी ने कहा, उस कॉफी शॉप में। सुधांशु ने कहा, मैं उसके बाहर से तुम्हें कॉल करूंगा। वो भी ठीक है कह के फोन काट देती है। रात में सोते सोते कुछ खटपट की आवाज सुन करके अपराजिता की सास की नींद खुल जाती है। वो उठ के आवाज की तरफ जाती हैं। सास ने कहा, अरे ये आवाज तो पड़ोस वाले घर से आ रही है, पास जाके सुनूं आखिर माजरा क्या है। वो पास जा कर के सुनती हैं तो उन्हें पता चलता है कि पड़ोस वाली लता जी के घर में कुछ लोग हैं। उनके पति एक आदमी से कह रहे होते हैं, यहाँ इस समय आने की क्या जरूरत थी, जानते हो ना अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारे साथ साथ हम भी अंदर कर दिए जाएंगे। सास ने सोचते हुए कहा, ऐसा कौन आया है जिसके आने से ये सब भी अंदर जा सकते हैं, अब तो पता लगाना पड़ेगा। वो थोड़ा और पास जाके सुनती है, वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, देखो बहुत हुआ, मैं कब तक ऐसे पुलिस से छुपता रहूंगा जबकि असली काम तुम करते हो, तुम्हारे बारे में तो कोई जानता नहीं। तब तक लता जी हल्दी वाला दूध लेके उस आदमी को देती हैं। लता जी ने कहा, ये लो भैया, अब रात में सो जाओ, सुबह उठ के देखेंगे क्या करना है। लता का पति कहता है, पागल हो गई हो क्या, सुबह तक अगर पुलिस इसे ढूंढती हुई यहाँ आ गई तो हमें अभी इसे कहीं पहुंचाना होगा। ये कह के वो अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बिहान सुनो, तुम इन्हें हमारे डाक बंगले के पास वाले घर में छोड़ आओ और ध्यान रहे किसी को ये पता ना चले, कोई पूछे तो कहना कि माँ बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, या तुम रहने दो, मैं खुद ही जाता हूँ। कुछ सोच के वो ये फैसला करते हैं। ये सब सुन के माँ जी फौरन सुधांशु को उठा के सब बताती हैं और उससे पुलिस को कॉल लगाने को कहती हैं। वो लोग निकलने ही वाले होते हैं कि पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो लोग समझ नहीं पाते कि इसकी खबर पुलिस को किसने दी। पुलिस को भी सुधांशु पहले ही ये कह चुका होता है कि वो ये किसी को ना बताएं कि उनको फोन किसने किया है। अगले दिन पेपर में खबर छपती है कि ड्रग्स डीलिंग मनसुख सरिता बिहार कॉलोनी से गिरफ्तार और उसको अपने घर में पनाह देने वाले पिता पुत्र से भी पुलिस पूछताछ में जुटी। ये खबर पढ़ के सब हैरान रह जाते हैं। अपराजिता ने कहा, ये बात शिल्पी जी और जूही को भी बताती है कि कैसे कल रात उसकी सास ने ये सब सुन के पुलिस को बुलाया। सब उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जूही अपनी शॉप का इनॉग्रेशन करती है, वो सबको आने को न्योता देती है। उसके बाद में कुछ लोगों को हवन के बाद खाना होता है जिसमें उस शहर के कुछ नामी डॉक्टर्स और मम्मी पापा के दोस्त शिल्पी जी, सुधांशु की फैमिली और चेतन को बुलाती है। सब उसे बधाई देते हैं और साथ गर्व भी करते हैं कि अब हमें किसी दिल की बीमारी के लिए बड़े शहर नहीं जाना होगा। वो सबसे कहती है कि अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसने दिल्ली से मंगवाए हैं जो कि जल्दी उसे मिल जाएंगे। शहर के नामी डॉक्टर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ तो अपने नर्सिंग होम में उसे महीने में 6 दिन विजिट करने के लिए भी आग्रह करते हैं। सुधांशु के घर से बस वो और अपराजिता ही आए होते हैं। सब लोग जूही को शुभकामना दे के अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी सुधांशु के फोन पे मैसेज आता है, कितनी देर में आ रहे हो, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। वो अपराजिता से कहता है कि उसको किसी जरूरी काम से किसी से मिलने जाना है तो वो शिल्पी जी या चेतन सर के साथ घर निकल जाए, बोलता है। सुधांशु भैरवी के इंतजार में कॉफी हाउस के बाहर पहुंचता है। वो उसे गाड़ी से ही कॉल करता है, हाँ मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम। भैरवी कहती है, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, यहीं आ जाओ। सुधांशु ने कहा, नहीं, तुम बाहर आकर के मुझे मिलो, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही होती है। भैरवी को सामने से आता देख के सुधांशु गाड़ी का गेट खोल देता है। सुधांशु तो जा चुका होता है और बाहर बारिश तेज देख के चेतन
और अपराजिता वहीं रुक जाते हैं। वो तीनों बैठ के बातें करने लगते हैं कि जूही एक नौकर को बुला के उससे चाय लाने को कहती है। चेतन ने कहा, हाँ तो मैडम जी, तुम्हारी सास तो एकदम करमचंद जासूस निकली, मानना पड़ेगा भाई। वैसे वो इतनी रात में जाग के क्या पहरेदारी करती हैं? जूही भी उसकी बातों में हाँ हाँ मिलाती जा रही थी। अपराजिता को फिर गुस्सा आने लगता है। अपराजिता ने कहा, देखो उन्हें कुछ मत कहना, वो बेचारी तो। चेतन ने कहा, कौन सी दवा खिलाती हैं भाई तुम्हें वो और बेचारी, हा हा हा। जूही, सही में दो, आप कितने अच्छे हो जो इतने ताने सुनने वाली सास की भी बुराई नहीं सुनते। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो। चेतन ने कहा, हाँ ये तो एक ही इंजेक्शन में चैन की नींद सुला देती अपनी सास को, क्यों डॉक? जूही ने कहा, अरे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। अपराजिता ने कहा, तुम लोग चाहे मजाक में कुछ भी कह लो, पर मेरी सास जैसा दिल किसी का नहीं है, मैं ये बात जानती हूँ। वो ये बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कहती है। ये सुन के जूही और चेतन एक दूसरे को देख के हंसते हैं। फिर चेतन जूही से कहता है, भाई डॉक्टर साहिबा, तुम तो दिल की डॉक्टर हो, जरा पता लगाओ कैसा दिल है उनका। अपराजिता फिर गुस्से में कहती है, हाँ और इसका भी दिल चेक करो है या नहीं है। चेतन ने अपराजिता को देखता हुआ मन में सोचता है, कहाँ है मेरा दिल? सच ही तो कह रही हो, कब का तो तुम ले चुकी हो। तब तक जूही उसको चाय दे के इशारे में पूछती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए? चेतन ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अपराजिता, जल्दी चाय पियो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अपराजिता ने कहा, हाँ ठीक है। चेतन एकदम से सीरियस हो जाता है। जो अभी तक इतनी मजाक कर रहा होता है, वो चाय पी के बाहर गाड़ी की तरफ जाता हुआ कहता है, सुनो बारिश बहुत तेज है, तुम यहीं रहना, मैं गाड़ी पीछे ले आता हूँ। उसके जाने के बाद जूही अपराजिता से पूछती है, दीदी आप दोनों साथ पढ़ते थे ना? अपराजिता ने कहा, हाँ बताया तो था तुझे इसके बारे में सब। जूही ने कहा, सब कहाँ बताया था? अपराजिता ने हंसते हुए कहा, अरे सब तो बताया था, और क्या? जूही ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या पूछूं एक बात आपसे? अपराजिता ने कहा, हाँ पूछना। जूही ने कहा, क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? अपराजिता ने कहा, अरे नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बस बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे ऐसा क्यों पूछा तूने? जूही ने कहा, उनकी आंखों में देख के लगता है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे आज भी। अपराजिता थोड़ा घबराते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, और सुन ये बात किसी के आगे बोलना भी नहीं, ये सिर्फ तेरा वहम है। जूही उसको आते देख मुस्कुरा के सोचती है, सच्चे प्यार को मुझसे ज्यादा कौन पहचान सकता है दीदी? मैं जानती हूँ आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अब चाहे मानो या ना मानो। अपराजिता गाड़ी में चेतन के साथ बैठ जाती है। बाहर तेज बारिश और अंदर बिल्कुल खामोशी। चेतन एफएम चला देता है तो गाना आ रहा होता है, प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिला हो गए, बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए, चलते चलते कैसे ये फासले हो गए, हाँ हाँ क्या पता कहाँ हम चले गए, क्या पता कहाँ हम चले गए। चेतन भी ये गाना सुन के सीटी बजाने लगता है। अपराजिता साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछती हुई बाहर की तरफ देखती है। चेतन उसको देख के कार का एसी चला लेता है। बाहर बारिश का मौसम, हल्की ठंड होने के कारण जल्दी ही गाड़ी में काफी ठंड लगने लगती है। अपराजिता ने कहा, अरे तुझे कब अकल आएगी रे चेतन, इतनी ठंड में कोई एसी चलाता है क्या, बंद कर इसे। चेतन ने कहा, तो मैडम इतनी ठंड में भी किसी को पसीना आता है क्या? कहो तो वापस डॉक्टर जूही के घर ले चलूं, तुम भी अपना ट्रीटमेंट करा लो, फैमिली पैकेज मिल जाएगा अभी तो। वैसे मजाक छोड़ो, वैसे वो डॉक्टर क्या बात कर रही थी तुमसे, जो तुम दोनों मेरी तरफ ही घूरे जा रही थे? अपराजिता ने मुंह नीचे करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। चेतन ने कहा, अच्छा तो क्या कहा तुमने, बुराई तो नहीं की ना? अपराजिता ने कहा, सच बताऊं, तुम्हें लगता है तुम्हारी बुराई मैं कर सकती हूँ? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर चेतन सामने देख के कहता है, ऐसे मत देखो, चक्कर आ जाता अभी मुझे, ना जाने ये जिया के पापा कैसे झेलते हैं तुम्हें।
ये सुन के अपराजिता चिढ़ जाती है और उससे कहती है, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। उसके घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए चेतन कहता है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम तो अच्छे भले आदमी को हिप्नोटाइज कर दो। अपराजिता ने कहा, बदलोगे नहीं ना कभी तुम। वो ना में सिर हिला के मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। सुधांशु ने कहा, हाँ ले आई हो मेरा सब सामान भैरवी। भैरवी ने उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा रुक करके, हाँ ये लो। वो एक बैग सुधांशु को दे देती है जिसमें उसके कुछ कपड़े पड़े होते हैं, साथ साथ ऑफिस के कुछ पेपर भी जो उसके साथ काम करते करते सुधांशु उसके घर ले जाता था। फिर वो उससे कहती है, तुम नहीं लौटाओगे मेरा सामान। सुधांशु ने कहा, क्या? सोचते हुए, तुम्हारा कौन सा सामान मेरे पास है? भैरवी ने कहा, हाँ हाँ याद नहीं आया ना? कैसे याद आएगा, याद दिलाती हूँ, सुनो। वो पहली बार जब तुमने प्यार का इजहार किया था, मैंने पूरी रात चांद से बातें की थी। उस रात की नींद लौटा दो। जब तुमने पहली बार मुझे घर छोड़ा था, तब से मैंने हर रिश्ते से मुंह मोड़ा था। वो रिश्तों का विश्वास वापस लौटा दो। जब तुम अपने घर में बीमार पड़े बीबी से सेवा करवा रहे थे, तो कोई और भी बेचैनी में अपने आपा खोए थे। जब तुम क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देते थे, तब कोई तुम्हारे लिए मन्नत मांगे बैठा होता था। जब तुम गुस्सा होके घर जाते थे तो कोई अपने घर में चैन से नहीं रह पाता था। जब तुमसे कोई खुशी बांटने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों के फोन आते थे, तो कोई बेमतलब तुम्हें खुश देख के पार्टी कर लेता था। जब तुम अपने माता पिता के बीमार होने पे उदास होते थे, तो कोई सारा सारा दिन तुम्हें समझाता था। सबको अपराजिता ही महान लगती है ना? मेरा क्या, कौन हूँ मैं? इतने साल ये तक तो भूल चुकी थी मैं बेचारी। ये भी नहीं सोचा कभी कि जिसके लिए अपना टाइम, अपना नाम, अपना घर, अपनी इज्जत सब भूले पड़ी हूँ मैं, वो तो मेरा है ही नहीं। उसका तो अपना परिवार है, बीबी बच्चे हैं, माँ बाप रिश्तेदार हैं। मेरे पास क्या है? तुम्हारे चक्कर में सबसे मुंह मोड़ लिया मैंने। घर नहीं बसाया क्योंकि दिल में तुम बस चुके थे। कितना टूट के चाहा तुम्हें, पर आज क्या है मेरे पास? ना नौकरी, ना अपना घर, ना अपने घर वाले, ना पैसा, और ना ही वो जिसके लिए ये सब से मुंह मोड़ा। बोलो कौन है बेचारी, अपराजिता या मैं? जानते हो सुधांशु, अपराजिता अगर हमारे बारे में जानती भी होगी ना, तो उसे पता होगा कि कहाँ जाओगे तुम। अब लौट के तुम्हें वहीं आना है, उसकी दुनिया में। इसलिए उसे कभी टेंशन नहीं हुई। और मैं, जानते हो, तुम साथ होते थे तब भी टेंशन रहती थी कि पता नहीं तुम कब तक साथ हो। अपराजिता को तुम्हारे साथ ना होने पे भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। जब एक तरफ तुम्हारे बच्चे देखते होंगे, तुम्हारा घर, तुम्हारी एक एक चीज सब जगह बिखरी हूँ, और मुझे तुम्हारे साथ होने पे भी खालीपन था। ध्यान से देखो सुधांशु, अपराजिता ने तो कुछ नहीं खोया है, लेकिन मैंने इतने सालों में भी कुछ नहीं पाया। मैं जीरो से शुरू होके फिर जीरो पे हूँ, क्योंकि लड़की सिर्फ प्यार करती है और उसे उसी की सजा भी मिलती है, चाहे वो बीबी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो। तुम आदमी किसी से भी प्यार नहीं करते, सिर्फ अपना मतलब देखते हो। घर में तुम्हारा घर अच्छे से देख रेख करने वाली पत्नी थी, ऑफिस में सारा काम करके देने वाली गर्लफ्रेंड। काम तो दोनों जगह निकल गया ना तुम्हारा। कितने चालाक हो तुम। ना शादीशुदा जिंदगी पे असर आने दिया, ना जॉब पे। मैंने माना कि तुम चेतन सर के सामने मेरा फेवर नहीं ले सकते थे, पर क्या बाद में भी मुझसे नहीं पूछ सकते थे कि भैरवी अब तुम कहाँ जाओगी, किससे अपना दुख बांटोगी, तुमने कुछ खाया या नहीं? क्या कभी एक दोस्त भी नहीं थे तुम मेरे? उधर अपराजिता भी सोच में डूबी होती है। क्या इसके मन में आज भी नहीं नहीं, क्या इसीलिए इसने शादी नहीं की? क्यों आज मैं खुद को दोषी मानने से नहीं रोक पा रही हूँ? चेतन भी घर पहुँच के नशे में डूबा चांद को खिड़की से देख रहा होता है। आखिर क्या होता है ये प्यार? किसी के पास सब कुछ है पर खुशी नहीं, किसी के पास खुशी है पर प्यार नहीं। क्या खूब कहा है गालिब ने, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। वो ये सोच के मुस्कुराता है कि तभी गाने की आवाज आती है और वो उसमें खो जाता है।
वो चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है, आंखों के रास्ते से इस दिल में आ रही है। वो चांद जैसी लड़की अल्हड़ सी भोली भाली मासूम, ये शरारत बदली नहीं है अब तक बचपन की उसकी आदत। तड़पा रही हैं यादें, हो जाऊं ना मैं पागल, आ जाए सामने वो ये जान जा रही है। वो चांद जैसी लड़की मेरा चांद बादलों में क्यों जाके खो गया है, अब दूर इस कदर वो क्यों मुझसे हो गया है। क्यों जी रहा हूँ तन्हा ये याद भी नहीं है, बस इतना याद है कि वो याद आ रही है। वो चांद जैसी लड़की। अगले दिन अपराजिता के इंस्टीट्यूट में कलवर प्रोग्राम होता है। बच्चे पहले कुछ प्रोग्राम पेश करते हैं और बाद में कुछ बच्चों का बनाया हुआ सामान का स्टॉल लगाया जाता है। अपराजिता आज बहुत जल्दी जल्दी में सब काम कर रही होती है। सास भी उसे ऐसे काम करते देख पूछ लेती हैं, आज ये एक्सप्रेस ट्रेन क्यों बनी हुई हो, तबीयत तो ठीक है तेरी? अपराजिता ने कहा, जी माँ जी, वो आज बच्चे कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं तो बस उसी में थोड़ा जल्दी जाके उनकी मदद करना चाहती हूँ बस। विभोर ने बाहर से आते हुए कहा, मम्मी आपके यहाँ किस किस को बुलाया गया है? अपराजिता ने कहा, टीचर्स के घर वाले तो हैं ही, एक दो समाज कल्याण वाले, मीडिया वाले, बाकी कोई आभा जी के गेस्ट भी होंगे। आज जल्दी पहुंचती है, सारा इंतजाम वहां के हाल में होता है और बाहर बच्चों के स्टॉल्स लगे होते हैं। मेहमानों के लिए कुर्सियां लगी होती हैं और फूलों से हर जगह बहुत अच्छा सजाया होता है बच्चों ने। शिल्पी जी, अपराजिता आज बच्चों के साथ साथ मैं भी नर्वस हूँ, लग रहा है कि परफॉर्मेंस इनकी नहीं मेरी होने वाली है। अपराजिता ने कहा, सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अपराजिता सुधांशु को मैसेज करके पूछती है, आज टाइम से आ जाएंगे ना? 5 बजे से प्रोग्राम शुरू है। सुधांशु ने कहा, सॉरी अपराजिता, मैं आज कहीं बिजी हूँ, ऑफिस नहीं बल्कि कुछ पर्सनल काम से, तुम निकल जाना। अपराजिता का चेहरा उदास हो जाता है। ज्यादातर मेहमान आ चुके होते हैं, जिया के स्कूल की प्रिंसिपल भी होती हैं। तभी बच्चे कहते हैं, ज्योति सुमन जल्दी आओ, लगता है चीफ गेस्ट आने वाले हैं और बड़ी मैडम तुम्हें गेट पे बुला रही हैं। शिल्पी जी और अपराजिता भी साथ जाती हैं। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है, उसमें से चेतन उतरता है। बच्चे उसे फूलों का गुलदस्ता देते हैं। जूही अपराजिता को देख के मुस्कुराती है। एक बच्ची ज्योति उसका टीका करके सब बच्चों के साथ अंदर ले आती है। वो आगे आभा मैडम और मदन सर के साथ सोफे पे बैठता है। दूसरी तरफ बाकी मेहमान होते हैं। शिल्पी जी और अपराजिता बच्चों के साथ उनकी तैयारी करवा रहे होते हैं। 2 बच्चे आगे जा करके माइक संभालते हैं। पहले चेतन के साथ आभा मैडम को सरस्वती जी पे फूल चढ़ा के दिया जलवाती हैं। शिल्पी जी तभी एक बच्ची सरस्वती वंदना पे क्लासिकल डांस करती है। उसके बाद बच्चे टीन और प्लास्टिक के डब्बों से म्यूजिक बजा के डांस प्रस्तुत करते हैं। सब उनकी प्रस्तुति देख के हैरान रह जाते हैं। कुछ बच्चों की प्रस्तुति देख के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उनके प्रोग्राम से पहले उनके बारे में बताया जाता है कि ये किस परिवार से हैं और क्या काम करते हैं, चेतन को ये देख के भी बहुत दुख होता है कि एक 16 साल का लड़का जिसके माँ बाप भी नहीं है, कैसे अपनी 7 साल की बहन को पाल रहा है। रात में काम करता है और दिन में घर का काम और पढ़ाई करता है। फिर एक ग्रुप जूडो कराटे का प्रदर्शन करता है। शिल्पी जी ने वाकई एक्सपर्ट्स की तरह तैयार किया होता है बच्चों को। जिया के स्कूल की प्रिंसिपल भी देख के हैरान रह जाती हैं। बाहर बच्चों के हाथ के बने सूट, हैंडबैग्स, दुपट्टे का स्टॉल लगा होता है। एक जगह बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी लगी होती है। कुछ स्टॉल खाने के भी लगे होते हैं। एक स्टॉल जिसमें चिराग, जिसे खाना बनाने का बहुत शौक होता है, उसने भी राजस्थानी थाली का मेनू रखा होता है। चेतन को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो अपनी स्पीच में उन बच्चों की प्रतिभा की बहुत तारीफ करता है। किसी ने सच ही कहा है, अगर प्रतिभा है तो सामने जरूर आ ही जाती है। लेकिन कितने लोग ऐसे लोगों को अवसर देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का व्यवसाय में बदल पाएं या उसको आगे ले जाएं, जहां उन्हें एक ना पहचान मिले। खैर, चेतन अपनी स्पीच में ये वादा करता है कि वो उस इंस्टीट्यूट को एक अच्छी डोनेशन देगा और कुछ बच्चों को
सिलेक्ट करके उन्हें नौकरी भी देगा। सब बहुत ताली बजाते हैं। मीडिया वाले आभा मैडम और चेतन को इंटरव्यू लेते हैं। चिराग के हाथ का खाना जब चेतन को परोसा जाता है तो वो फौरन अपराजिता की तरफ देख के मुस्कुराता है। क्लासिकल डांस और खाने के स्टाइल देख के वो समझ जाता है कि इसका श्रेय किसको जाता है। जूही चेतन को सब बच्चों से मिलवाती है। बच्चे सच में बड़े प्यारे और होनहार होते हैं। लास्ट में थैंक्स की स्पीच आभा जी देती हैं तो उस सब प्रोग्राम का श्रेय शिल्पी जी और अपराजिता को देती हैं। वो कहती हैं समाज में अगर उन जैसे टीचर्स हों तो बच्चों को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने 2 माली अपनी बगिया में बुलाए और देखिए इन्होंने कैसे मेरे बाग को सजाया है। हर फूल की अलग विशेषता और पहचान है। वाकई में ये तब ही हो सकता है जब टीचर बच्चों को अपने बच्चों की तरह सींचता है। जिया के स्कूल की प्रिंसिपल भी आके अपराजिता से पूछती हैं, हेलो मिसेज राजवाला, आप जिया की मम्मी ही हैं ना? अपराजिता ने कहा, जी मैं ही जिया की मम्मी हूँ। प्रिंसिपल ने कहा, बहुत खुशी हुई, आज आपको यहाँ एक नई पहचान में देख गई। अपराजिता ने कहा, जी शुक्रिया। चेतन देखता है कि कैसे प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी बच्चे अपराजिता को घेरे खड़े होते हैं। वो सबसे थैंक्स बोल के निकल जाता है। आभा जी, मदन सर और जूही उसको बाहर गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। अगले दिन अखबार में उस प्रोग्राम की तस्वीरें छपी होती हैं। उसमें अपराजिता की तस्वीर देख के विभोर और जिया खुशी से फूले नहीं समाते और सबको वो पेपर दिखाते हैं। सुधांशु की रसोई में जाके अपराजिता को कांग्रेचुलेशन कहता है। ससुर भी खुश हो करके उसे आशीर्वाद देते हैं। सास भी ताने में ही तारीफ करती हैं। अपराजिता काम करने के बाद रूम में जाती है तो अपना फोन चेक करती है। उसमें कई मैसेज पड़े होते हैं। पहला मैसेज, वाह भाई मैडम जलवे हैं तुम्हारे तो। दूसरा मैसेज था, अरे अब थैंक्स भी नहीं बोलोगी क्या? तीसरा मैसेज था, लगता है मैडम को गुमान हो गया है। चौथा मैसेज था, मम्मी देखो भाई नहीं मान रहा है, समझा दो इसे। वो सारे मैसेज देख के हंसती है। कल तो उसे टाइम ही नहीं मिला चेक करने का। वो चेतन को जवाब में लिखती है, हाँ गुमान तो होगा ही, मेरा फ्रेंड चीफ गेस्ट जो था। चेतन अपराजिता का जवाब ऑफिस में चेक करता है। वो अपने चेम्बर में रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा मैसेज पढ़ के मुस्कुराता है। वो मैसेज का जवाब देता है, अच्छा तो खुशी हुई तुम्हें मुझे वहां देख के। अपराजिता ने कहा, चीफ गेस्ट के रूप में देख के। सच में कोई घर से होता है तो आज जहां तुम पहुंच गए हो ये देख के कितनी खुशी होती है। चेतन ने कहा, हाँ पर तुम भी तो हो ना घरवाली, सॉरी फैमिली फ्रेंड। कई बार सही में इंग्लिश बचा लेती है हुडी बाबा। अपराजिता ने कहा, तुम भी ना? चेतन ने कहा, अरे बाबा गलती से टाइप हो गया, मेरा मतलब वो नहीं था। अपराजिता ने कहा, अब ये भी तुम्हें समझाने की जरूरत है। चेतन ने कहा, टाइम के साथ कितनी समझ आ जाती है ना। वैसे तुम्हारे पति देव कहाँ थे कल? अपराजिता ने कहा, उनको कुछ पर्सनल काम था। चेतन ने कहा, हाँ तुम्हें तो पता ही होगा। अपराजिता ने कहा, रुक के, हाँ चलो मैं चलती हूँ, बच्चों को खाना लगा दूँ। चेतन ने कहा, ओके। आज भी इस लड़की को झूठ बोलना नहीं आता। ये सोचता हुआ वो अपने लैपटॉप में चेतन सुधांशु को चेक करता है। वो बड़ी गंभीरता से काम में लगा होता है। फिर वो कल का फोटोज चेक करने लगता है। वो हर बच्चे की प्रतिभा को याद करके बहुत खुश होता है। अगली फोटो में शिल्पी जी, जूही और अपराजिता साथ में होती हैं। वो उन्हें देख के सोचता है, आज भी सबसे अलग ही दिखती हो ना। चलो कम से कम एक फोटो तो तुम्हारा आया मेरे पास। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।